36th question. India has been using the constitution as the basic framework within which the government operates. मतलब इंडिया में एक ऐसे बेसिक फ्रेमवर्क को फॉलो करा गया है जिसके अंतर्गत ही हमारी सरकार जो है वो कार्य करती है, चलती है. Which of the following are not the reasons for it? इसके लिए क्या रीजंस नहीं है? The judiciary and political practice have shown flexibility in the implementation of the constitution. मतलब जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, और पॉलिटिकल प्रैक्टिस मतलब जो पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस होती रहती हैं वो क्या दिखाती हैं, एक फ्लेक्सिबिलिटी को, किसमें? इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. तो ये स्टेटमेंट तो सही है. क्यों? क्योंकि जुडिशरी टाइम टू टाइम क्या करती है, अपनी जजमेंट देती है. इश्यूज जिसके पास आते हैं, केसेस जिसके पास आते हैं जुडिशरी के पास, और टाइम टू टाइम ये जुडिशरी जो है वो संविधान को इंटरप्रेट करने का भी काम करती है, और वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखती है उससे. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट 21 हो गया, 19 हो गया, तो 21 में इतने सारे प्रोविजंस हैं और टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट उसमें और ऐड करता रहता है, तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी को ही दिखाता है. और पॉलिटिकल प्रैक्टिस जैसे कि जो प्रथाएं कन्वेंशन चली आ रही होती हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो पार्टी सत्ता में आएगी उसका ही नेता प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा. ऐसा कुछ जो बात है वो कन्वेंशन के थ्रू लाई गई. मतलब ये प्रथा चली आ रही है. ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, लेकिन प्रथा ये है कि जो पार्टी सत्ता में आती है उसी का लीडर प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है. तो ये क्या होगी, एक पॉलिटिकल प्रैक्टिस होगी जो फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो स्टेटमेंट मतलब सही है. फिर है द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सूट्स आवर कंट्री. जो हमारे संविधान का जो बेसिक फ्रेमवर्क है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारे देश के लिए सूट करता है, मतलब हमारे देश के वो अनुकूल है. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. फिर है द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेरी फार साइटेड एंड प्रोवाइडेड फॉर सॉल्यूशंस फॉर मेनी सिचुएशंस. मतलब जो हमारे संविधान निर्माता थे वो बहुत ही दूरदर्शी थे और उन्होंने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करी बहुत सारी समस्याओं के लिए. तो ये भी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है. ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे सभी सेक्शंस के लिए आपको प्रोविजंस देखने को मिल जाएंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट एंड कैन नॉट बी चेंज्ड. मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट है, मतलब वो अनुल्लंघनीय है, उसको कोई उल्लंघन उसका नहीं कर सकता और ना ही उसको चेंज किया जा सकता. ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और डी ही इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे अमेंडमेंट्स देखे हैं. स्पेसिफिकली आर्टिकल 368 ऐड करा गया है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से रिलेटेड है खुद. ठीक है, तो ये कहना कि इसको चेंज नहीं करा जा सकता ये गलत है. बहुत बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं. 42nd अमेंडमेंट हो गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया. ठीक है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाती है और यही हमारा आंसर है डी. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949. मतलब 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान क्या करा गया, अडॉप्ट करा गया. उसको लागू कब करा गया? जनवरी 1950 में. सिंस देन, तब से द कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूज टू फंक्शन एज द फ्रेमवर्क इन विच गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री ऑपरेट्स. मतलब तब से जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक फ्रेमवर्क का काम कर रहा है जिसके थ्रू ही हमारी सरकार जो है वो ऑपरेट करती है, काम करती है. In the actual working of the constitution, there has been enough flexibility of interpretations की व्याख्याएं करने की फ्लेक्सिबिलिटी है. जैसे बहुत पॉलिटिकल प्रैक्टिस के द्वारा भी और जुडिशियल रूलिंग के द्वारा भी बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में करी गई है. इन इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, चेंजेस हैव रेगुलरली बीन मेड इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट द कॉन्टेम्परेरी एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी एंड द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी. मतलब टाइम टू टाइम सोसाइटीज की एस्पिरेशंस के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से, और जैसे जैसे पॉलिटिकल फिलोसफी चेंज होती गई उसके हिसाब से, जैसे सोशलिस्टिक आई, अब आज के टाइम पे मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड फॉर्म को हम फॉलो कर रहे हैं. तो जैसे जैसे पॉलिटिकल फिलोसफी में भी चेंज आते रहे उस हिसाब से जो है चेंजेस भी होते रहे. द जुडिशरी हैज कंट्रीब्यूटेड बाय इंटरप्रेटिंग वेरियस प्रोविजंस. मतलब जुडिशरी ने कैसे हेल्प करा? संविधान में बहुत सारे प्रोविजन हैं जिनका हमें नहीं पता, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल एक आम व्यक्ति को भी नहीं पता, और अगर सरकार को भी पता करना है कि कोई स्पेसिफिक प्रोविजन जो संविधान में दिया है उसकी व्याख्या क्या सही है क्या गलत, तो वो कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम. ठीक है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी हो गया. इसमें भी आर्टिकल 21 में हमने बहुत सारे प्रोविजन देखे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम इस एक्ट में, इस जो आर्टिकल है इसमें ऐड करे हैं. एंड द राइट टू फॉर्म एंड मैनेज माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है कॉन्स्टिट्यूशन में? पॉलिटिकल लीडर्स, द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ इनवियोलेबल बेसिक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस्ड इन द केशवानंद भारती केस. तो केशवानंद भारती केस में जैसा कि हमें पता है कि 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था और भारत सरकार ने और हमारी संसद ने उसको अडॉप्ट कर लिया कि उसका जो है उल्लंघन नहीं किया जाएगा. इवन व्हेन देयर वाज टॉक अबाउट रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रिव्यू की अगर बात आती है तो इट वाज अंडरस्टूड दैट द एक्सरसाइज कुड नॉट क्रॉस द लिमिट्स सेट बाय द थ्योरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर.
मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन का रिव्यू करना है, उसमें चेंजेस कर रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो वो ठीक है किए जा सकते हैं, लेकिन उस पर भी एक लिमिट है। वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हनन नहीं करने चाहिए, ठीक है। द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूज टू शूट आवर कंट्री, हमारे देश के लिए ये अनुकूल है। एंड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट एफर्ट्स टू टैकल द प्रॉब्लम्स दैट द सोसाइटी वाज फेसिंग एट द टाइम ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब संविधान निर्माता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे थे, उस टाइम पर हमारा देश तभी तभी आजाद हुआ था, ठीक है। तो लोगों के द्वारा जो जो समस्याएं फेस करी जा रही थी, तो उन सभी को इनकॉर्पोरेट, उन सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, ताकि सभी के वेलफेयर के लिए काम किया जाए, चाहे एग्रीकल्चर हो, एससीज हो, एसटीज हो, वुमेन हो, चिल्ड्रन हो, सभी के लिए। एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनविजन टू बी अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फ्यूचर एज वेल। और ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, फ्यूचर के लिए भी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज फॉर अ रिस्पॉन्स टू द चैलेंजेस दैट मे अराइज इन द फ्यूचर। तो हमारा जो संविधान है, वो अगर फ्यूचर में हम कोई चैलेंजेस फेस करते हैं, तो उसके लिए हम इनके प्रोविजंस को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस द कॉन्स्टिट्यूशन अबव ऑर्डिनरी लॉ। जो संविधान निर्माता है ना, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को, जो सामान्य जो कानून है ना, उनसे ऊपर रखा। एंड एक्सपेक्टेड दैट, और ये एक्सपेक्ट किया कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है ना, वो इसकी रिस्पेक्ट करेंगी, इस डॉक्यूमेंट की, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की। एट द सेम टाइम दे रिकॉग्नाइज्ड दैट इन द फ्यूचर, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी महसूस करा कि फ्यूचर में इट मे रिक्वायर मॉडिफिकेशंस, ये फ्यूचर में मॉडिफिकेशंस की जरूरत भी पड़ सकती है, इसलिए उन्होंने आर्टिकल 368 भी डाला। ये इसका एक अच्छा एग्जांपल है। दे अंडरस्टूड दैट कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड इफ रिक्वायर्ड, बट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अननेसेसरी एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस एज वेल। ऐसा नहीं है कि हर रोज उसमें चेंजेस हो रहे हैं अननेसेसरीली, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेक्रेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट है, बट इट मे रिक्वायर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एज वेल। लेकिन इसमें समय समय पर चेंजेस की जरूरत है, इसलिए ये एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, और ना ही फाइनल वर्ड है सभी चीजों के लिए, और ना ही ये अनअल्टरेबल है, मतलब इसको परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस ईदर इन सेंटर और अ स्टेट आफ्टर दे सीजेस टू होल्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑफिसेज। और इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे पूछा है, देखो पहले तो आप स्टार मार्क कर लो, क्यों, यहाँ पे पूछा कि कौन एलिजिबल नहीं है, किसके लिए, फर्दर ऑफिस। मतलब कोई व्यक्ति, जैसे कैग ही लगा लो या फिर फाइनेंस कमीशन लगा लो, अगर इन पोस्ट पर है, तो क्या वो इनका टाइम खत्म होने के बाद फर्दर किसी पोस्ट के लिए सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट में एलिजिबल है या नहीं, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि फर्दर ऑफिस के लिए एलिजिबल है या नहीं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कैग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के मेंबर्स। देखो कैग अनुच्छेद 148 में इसके बारे में दिया गया है, 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में, और 323 में किसके बारे में दिया गया है, यूपीएससी के बारे में। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, देखो कैग एलिजिबल नहीं है फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें, हमने पीछे पढ़ा था, तो फाइनेंस कमीशन एलिजिबल है, उसे अगर वो अपने पोस्ट पर है तो उसे फर्दर अपॉइंट किया जा सकता है किसी और पदों पर, ठीक है, लेकिन कैग को नहीं किया जा सकता। तो पहली स्टेटमेंट सही है कि कैग जो है एलिजिबल नहीं है फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देखो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ना, वो कोई सरकारी कर्मचारी के रूप में काम नहीं करता, और ये इवन इस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट पर रहकर अपना साथ में कोई अपना प्राइवेट बिजनेस भी कर सकता है। मतलब ये वैसे तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, लेकिन ये अपना प्राइवेट अगर वकालत करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी मैम। और बाद में भी ये एलिजिबल है फर्दर मतलब पदों पर जाने के लिए। मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, ये स्टेटमेंट भी गलत है। देखो कैसे गलत है, क्योंकि यूपीएससी के जो मेंबर्स है ना, वो चेयरपर्सन तो बन सकते हैं ना, या फिर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके भी चेयरपर्सन ये बन सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी। तो दूसरी और तीसरी गलत है, तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा 1 ओनली। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इन्हें मिली होती है। इसका मतलब क्या था, हमने पीछे क्वेश्चंस में देखा था कि इन्हें उसी तरह से और उन्हीं मैनर्स पे, उन्हीं ग्राउंड पे हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। और सेम बात किसके लिए थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए थी, ठीक है। तो इन्हें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्राप्त होती है। ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने पढ़ा था। दस ही डज नॉट होल्ड हिज ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट दो ही इज अपॉइंटेड बाय हिम। ऑल्सो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस। वो फर्दर ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं है, इधर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑन एनी स्टेट, ना ही भारत सरकार का, ना ही केंद्र सरकार में, और ना ही स्टेट में किसी पोस्ट पर, आफ्टर ही सीजेस टू होल्ड हिज ऑफिस। उसके बाद अटॉर्नी जनरल इज नॉट अ फुल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट। मतलब जो अटॉर्नी जनरल है वो
भारत सरकार के लिए पूर्ण टाइम अधिवक्ता नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो वकालत पूरे टाइम में उसकी करता रहेगा, ऐसा नहीं है। अपने ऑफिस के टाइम पे, मतलब जब वो इस पद पर होता है, तो वो अपना प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी वो कर सकता है। ही डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स, वो गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। एंड ही इज नॉट एबल, उसे नहीं रोका जाएगा कि वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करे। द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अ स्टेट। मतलब कैग हो गया या फिर यूपीएससी का चेयरमैन। देखो मेंबर्स का तो हमने देखा था कि मेंबर्स तो एलिजिबल होंगे, क्यों, वो चेयरमैन भी बन सकते हैं, लेकिन जो यूपीएससी का चेयरमैन है ना, ये एलिजिबल नहीं होगा फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए। और फाइनेंस कमीशन हमने देखा था कि वो एलिजिबल है, और अटॉर्नी जनरल भी एलिजिबल है। अ मेंबर ऑफ यूपीएससी ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस, लेकिन दूसरी तरफ जो मेंबर होगा ना यूपीएससी का, वो एलिजिबल होगा फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे भी कंडीशंस है, क्या, कि वो चेयरमैन बन सकता है किसका, यूपीएससी का और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, लेकिन बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। ऐसा नहीं है कि वो और किसी पद पर चला जाएगा। मतलब जो यूपीएससी का चेयरमैन तो किसी भी पद के लिए एलिजिबल नहीं है इन फ्यूचर, लेकिन जो मेंबर्स बच गए वो एलिजिबल तो है, लेकिन कंडीशंस के साथ। कंडीशंस क्या, कि वो चेयरमैन हो सकते हैं यूपीएससी के, या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं। उसके अलावा वो किसी पोस्ट को ग्रहण नहीं कर सकते। 38वां क्वेश्चन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड। यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज या आर परफॉर्म्ड बाय एनसीएसटी। कुछ फंक्शंस दिए हैं और पूछा गया है कि एनसीएसटी से रिलेटेड कौन से फंक्शन है, कौन से फंक्शंस एनसीएसटी द्वारा परफॉर्म करे जाते हैं। 3 स्टेटमेंट दी है, पूछा गया है कि इनमें से करेक्ट को सेलेक्ट करना है। पहला है टू सजेस्ट मेजर्स टू बी टेकन ओवर कन्फरिंग ओनरशिप राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू एसटीज लिविंग इन फॉरेस्ट एरियाज। मतलब ऐसे मेजर्स को सजेस्ट करना, ऐसे समाधान बताना जिससे शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड वो लोग जो कि फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं, उन्हें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर ओनरशिप राइट प्रदान किए जा सके। ठीक है, तो क्या जो एनसीएसटी है ये काम करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स, दूसरा है कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो इंक्वायरी करेगा किसमें, वो स्पेशल कंप्लेंट्स जो किसके रिस्पेक्ट में आई हैं, विद रिस्पेक्ट टू द डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड्स ऑफ द एसटीज। मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को यदि किन्हीं अधिकारों से या फिर किन्हीं सेफगार्ड से, किन्हीं सुरक्षा उपायों से अगर डेप्राइव कर दिया है, वंचित कर दिया है, तो उस केस में जो कंप्लेंट आती है उनको उनकी इंक्वायरी करने का जो काम है वो इस कमीशन का होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर है टू सजेस्ट मेजर्स टू बी टेकन टू एंश्योर फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पेसा एक्ट 1996, जो प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट है, उसको पूरे तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं, ये एंश्योर करने के लिए अगर कोई कदम उठाने हैं और सजेस्ट करने हैं, तो वो काम भी जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है वो परफॉर्म करता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 338A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 338A है उसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का प्रोविजन दिया गया है। उस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, इसका चेयरपर्सन की और जो मेंबर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में ये आता है। किस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना करी गई थी, ऑफ मॉनिटरिंग द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर एसटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लॉज। मतलब हमारे संविधान द्वारा और कानूनों द्वारा भी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जो सेफगार्ड्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, उन्हें मॉनिटर करना, उनकी निगरानी करना कि क्या उन्हें सही तरीके से इंप्लीमेंट करा जा रहा है या नहीं, क्या एसटीज को के लोगों को जो है शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को क्या उनसे वंचित तो नहीं किया जा रहा, ठीक है, कहीं उनका एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा। तो इन सबको मॉनिटर करने का काम इसका होता है। द फंक्शन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर एसटीज इंक्लूड, और क्या क्या फंक्शंस होते हैं, टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द डेप्रिवेशन ऑफ द राइट्स एंड सेफगार्ड्स ऑफ द एसटीज, ये हमने पढ़ लिया था। फिर है टू सजेस्ट मेजर्स टू बी टेकन ओवर कन्फरिंग ओनरशिप राइट्स, किसके रिस्पेक्ट में, माइनर फॉरेस्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर है टू सजेस्ट मेजर्स सजेस्ट करना कि जो पेसा एक्ट है, प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्ट 1996, उसको फुल इंप्लीमेंटेशन उसकी हो रही है फिर या नहीं हो रही। तो ये तीन सारे काम जो है वो एनसीएसटी के द्वारा करे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर एनविसाज्ड एज द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। और इनमें से सही कौन सा है वो बताना है। देखो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कैसा राइट है, तो ये एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट जो कि हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक। उनमें से आपको अनुच्छेद 23 और जो 24 मिलेंगे ना, वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से ही रिलेटेड हैं, ठीक है, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। इसमें 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 23 और 24। 23 किसकी बात करता है,
आर्टिकल 23 बोलता है कि अगर किसी भी प्रकार की ह्यूमन बींग्स में ट्रैफिकिंग होती है, चाइल्ड में, मैन में, वुमेन में, तो उसको प्रोहिबिट ये करता है। या फिर अगर किसी भी प्रकार का बाल श्रम जैसे होता है, जो फोर्स लेबर भी जिसको बोलते हैं, तो उसको ये प्रोहिबिट करता है। और इसी प्रकार की और भी फॉर्म ऑफ लेबर, ठीक है, उनके खिलाफ प्रोहिबिशन, उनको प्रोहिबिट करना आर्टिकल 23 में आता है। आर्टिकल 24 ये स्पेसिफिकली चिल्ड्रन से रिलेटेड है, मतलब वो बच्चे जो कि 14 साल की कम उम्र के हैं, उनको फैक्ट्रीज में, माइंस में, या फिर कोई ऐसा काम जो हैजर्डस नेचर का है बच्चों के लिए, जैसे कि पटाखे बनाने की फैक्ट्री इत्यादि में उनके काम पर रोक लगाना, ठीक है, उनको प्रोहिबिट करना। तो मतलब ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार को ये दर्शाते हैं। तो पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली बात तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। देखो जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है ना, वो आर्टिकल 22 से रिलेटेड है, ना कि 23 और 24 से, क्योंकि इसमें तो सिर्फ दो ही राइट आते हैं। फिर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ये हमने अभी देखा, ये स्टेटमेंट सही है। फिर है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन बींग्स में ट्रैफिकिंग और किसी भी प्रकार की फोर्स्ड लेबर, बलपूर्वक जो श्रम करवाई जाती है वो, तो वो भी इसमें आएगी, जो आर्टिकल 23 है हमारे संविधान में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, सी इज द राइट आंसर। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या क्या आएगा आर्टिकल 23 और 24। 23 क्या बोलता है, प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और बेगार या फिर फोर्स लेबर भी जिसको बोलते हैं, एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, ठीक है। आर्टिकल 24 क्या बोलता है, इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन और अदर हैजर्डियस एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, या फिर रेलवे का कोई काम हो गया जहां पे बच्चों की जान को खतरा हो सकता है, वो उन सभी को प्रोहिबिट करना। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेक्शन है ना, ये है तो फंडामेंटल राइट ही, लेकिन ये आर्टिकल 22 का पार्ट है, जो कि राइट टू फ्रीडम का एक पार्ट है, मतलब इसके अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से रिलेटेड। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और करेक्ट आंसर हमें बताना है। पहली स्टेटमेंट है, देखो जो ये एक्ट है ना, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये वो सभी हिस्टोरिकल एक्ट्स हैं जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो कि ब्रिटिश सरकार ने टाइम टू टाइम भारत में शासन करने के लिए लाए थे। लेकिन जो ये लास्ट में जो एक्ट लाया था ना, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये अंतिम वो एक्ट था जो ब्रिटिश सरकार लेके आई थी। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था। लेकिन आपको इतना भी पता होगा कि ये सभी एक्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। प्रीलिम्स में आपको हर साल या फिर एक आध ही साल ऐसा होगा जब यहाँ से क्वेश्चन ना आया हो, और ये 15 से 20 एक्ट हैं और इनमें बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए हमने आपके लिए एक कंपेरेटिव टेबल बनाई है, उसकी हेल्प से इन सभी को स्टडी करा है ताकि इनको समझना आसान हो। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और सारे ही एक्ट उसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक आपको सभी उसमें मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये पूरे एक्ट अच्छे से समझने हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं। पहली स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया कैन अल्टर एनी लॉ made by the British in relation to India, including the India Independence Act 1947 itself। यहाँ पे बोला गया है कि इस एक्ट में एक प्रोविजन ये भी था कि इंडिया किसी भी उस कानून को अल्टर कर सकता है, बदल सकता है, जो कि किसने बनाया है, मेड बाय ब्रिटिश इन रिलेशन टू इंडिया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इंडिया के संबंध में अगर कोई भी कानून बनाया है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको चेंज कर सकती है, इंक्लूडिंग द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इटसेल्फ। और जो 1947 का जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट था ना, इसी में तो ये प्रोविजन था, और इस प्रोविजन में इस एक्ट को भी शामिल कर लिया। मतलब अगर इतने सारे इन सभी लॉज को अगर अल्टर करने का राइट था भारत के पास, तो उसमें ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट भी शामिल था 1947 का, ठीक है। फिर है, तो ये स्टेटमेंट सही होगी। फिर है, इट एबोलिश्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इन इंडिया। देखो ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, देखो हमने एक चीज पता है कि 1858 के बाद क्या हुआ। 1858 का जब एक्ट आया था तो उसके बाद जो गवर्नर जनरल था ना, गवर्नर जनरल की पोस्ट थी, उसको वॉइसरॉय कहा जाने लगा था, ठीक है, वॉइसरॉय कहा जाने लगा था। और उसके अलावा और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट भी आई थी। तो जो ये वॉइसरॉय और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना, इन दोनों के ऑफिस को एबोलिश कर दिया था, गवर्नर जनरल इन इंडिया के लिए नहीं, बल्कि ये बोला गया था कि दोनों ही डोमिनियन, इंडिया भी और पाकिस्तान भी, दोनों में क्या होगा, गवर्नर जनरल को अपॉइंट करा जाएगा। और पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। तो आप माउंटबेटन से भी याद रख सकते हैं। जब हम ये पढ़ते हैं कि पहले गवर्नर, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो इसका मतलब क्या है कि ये पोस्ट तो एबोलिश नहीं हुई होगी। और उस टाइम पे जो इससे पहले आए थे ना माउंटबेटन से, तो वो वॉइसरॉय कहे जाते थे, ठीक है।
तो वॉइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट एबोलिश हुई थी, ना कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। उसके बाद है दो इट डिक्लेयर्ड इंडिया एज इंडिपेंडेंट। तो हालांकि ये कह रहे हैं कि हालांकि इस एक्ट ने इंडिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन इट डिड नॉट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। इंडिया को तो इन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे ना, जो राजे रजवाड़े थे, उनपे इन्होंने ब्रिटिश पैरामाउंसी को प्रोक्लेम नहीं किया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो 1947 का ये एक्ट था, इसमें इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के लिए ये प्रोविजन था कि ये मर्जी है इंडियन प्रिंसली स्टेट्स की, वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान का, ये इनके ऊपर छोड़ दिया गया था। कोई यहाँ पे अभी ब्रिटिश इनको फ्री कर दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहाँ पे सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है, ओनली ए इज द राइट आंसर। तो बाय दिस एक्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड अ फुली सोवरेन बॉडी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको एक फुली सोवरेन बॉडी, उसको एक संप्रभु निकाय बना दिया गया था, पूर्ण संप्रभु निकाय। मतलब अब जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है अपने कानून खुद बना सकती है, डिसीजन खुद ले सकती है, ठीक है। किसी कोई ब्रिटेन के या फिर किसी देश की यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। This act also empowered the assembly to abrogate or alter any law made by the British in relation to India। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि फुली सोवरेन थी, इसके पास ये राइट भी था कि ब्रिटिश सरकार ने अगर कोई कानून बनाया तो वो उसको एब्रोगेट या फिर परिवर्तित कर सकती है। द एक्ट एबोलिश्ड द ऑफिस ऑफ द वॉइसरॉय एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन अ गवर्नर जनरल। जैसा मैंने आपको बताया था कि वॉइसरॉय और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनकी पोस्ट को एबोलिश कर दिया गया था, और ये प्रोवाइड करा गया था दोनों डोमिनियन, पाकिस्तान भी और भारत भी, दोनों ही अपना एक गवर्नर, उनको दोनों के लिए ही गवर्नर जनरल का प्रोविजन था। दिस एक्ट एंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस एक्ट ने भारत में ब्रिटिश रूल का खात्मा कर दिया था और इंडिया को क्या डिक्लेयर कर दिया था, इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट। कब से? फ्रॉम अगस्त 15 1947, 15 अगस्त 1947 से। इट प्रोक्लेम्ड द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, इन्होंने इंडियन प्रिंसली स्टेट से ब्रिटिश पैरामाउंसी को खत्म करने का प्रोविजन भी था यहाँ पे। एंड ग्रांटेड फ्रीडम टू प्रिंसली स्टेट्स, और प्रिंसली स्टेट्स को ये फ्रीडम दे दी थी टू ईदर टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट स्टेट। वो किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान को भी, इंडिया को भी, और तीसरा और चॉइस था कि वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 41वें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इफ एनी फॉरेन टेरिटरी becomes a part of India, then the power to specify that the people of a foreign territory shall be the citizens of India is vested in the। नीचे चार ऑप्शंस हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे पूछा है कि इफ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब अगर कोई विदेशी राज्य क्षेत्र भारत का पार्ट बनता है तो उस विदेशी राज्य क्षेत्र के जो लोग हैं उनको भारत की नागरिकता कौन देगा, ये यहाँ पे पूछा गया है। देखो, इसके लिए हम 1954 का एक एग्जांपल देख लेते हैं। 1954 से पहले जो पुदुचेरी है वो फ्रांस के कंट्रोल में था, और 1954 में फ्रांस हैंडेड ओवर दिस टेरिटरी टू इंडिया। फ्रांस ने इसको इंडिया को ट्रांसफर कर दिया था। और 1962 तक, 1962 तक ये जो टेरिटरी है, ये पुदुचेरी है, इस पर एज एन एक्वायर्ड टेरिटरी इसको एडमिनिस्टर करा गया। ठीक है, अभी इसको 1962 तक इसको इंडियन यूनियन में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था। 1962 में सरकार ने 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इसको इंडियन यूनियन में इनकॉर्पोरेट किया था। 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पुदुचेरी को इंडियन यूनियन में इनकॉर्पोरेट करने से रिलेटेड प्रोविजन था। तो उस टाइम पर जो ये लोग थे पुदुचेरी के, ये पहले किसके कंट्रोल में था, ये क्षेत्र फ्रांस के कंट्रोल में। तो अब किसकी टेरिटरी बन गई थी, इंडिया की। मतलब ये फॉरेन टेरिटरी अब इंडियन यूनियन को ट्रांसफर कर दी गई थी, इंडिया को ट्रांसफर कर दी गई थी। तो ये लोग जो इन टेरिटरीज में रह रहे थे, पुदुचेरी में, कराईकल, माहे और यमन में जो ये लोग रह रहे थे, इनको भारत की नागरिकता किसने दी, किसको ये पावर थी कि भारत की नागरिकता उनको दी जाए। तो इसका सही आंसर है यूनियन गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि 1955 में भारत सरकार ने जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसके अंडर में सरकार ने एक ऑर्डर इशू करा था, सिटीजनशिप पौंडुचेरी ऑर्डर 1962, और उसके द्वारा यहाँ के जो सिटीजन थे उनको इंडिया की सिटीजनशिप दी गई थी। तो यूनियन गवर्नमेंट इसका सही उत्तर है। इफ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज, मतलब भारत सरकार ये निर्दिष्ट करती है कि द पर्सन्स हु अमंग द पीपल ऑफ द टेरिटरी शैल बी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब उस फॉरेन टेरिटरी में जो लोग थे वो भारत के नागरिक होंगे। सच पर्सन्स बिकम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम द नोटिफाइड डेट, और एक डेट स्पेसिफाई कर दी जाएगी, उसके बाद से ये भारत के नागरिक कहे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन पौंडीचेरी बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया, पौंडीचेरी, और इसी तरह से पुर्तगाल भी है, पुर्तगाल का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे दमन और द्वीप को इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया गया था, जो पहले पुर्तगालियों के कंट्रोल में थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड द सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962 अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, मतलब 1955 का जो ये नागरिकता अधिनियम था, इसके अंडर में ऑर्डर इशू करे गए, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, और इन नागरिकों को भारत में शामिल कर लिया गया। 42वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 17? आर्टिकल 17 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब असपृश्यता के उन्मूलन से रिलेटेड। नीचे 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और पूछा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, और इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो बताना है। देखो, हमारे संविधान में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक है, और उनमें जो आर्टिकल 17 है वो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, मतलब असपृश्यता का उन्मूलन करना। ठीक है, और ये जो राइट है वो ना केवल इंडियंस को बल्कि फॉरेनर्स को भी अवेलेबल होता है। पहली स्टेटमेंट है इट एबोलिशेस अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, मतलब ये जो फंडामेंटल राइट है इसमें ये प्रावधान है कि अनटचेबिलिटी को, असपृश्यता का उन्मूलन करे, किसी भी प्रकार के छुआछूत का उन्मूलन करे, एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, और अगर किसी भी प्रकार से इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है तो उसका भी उन्मूलन करना इसमें शामिल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पुराने टाइम पे क्या होता था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे या उससे पहले भी, जो दलित वर्ग था उनके जैसे कुओं पर पानी लेने से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, वो कुओं पर जाकर पानी नहीं भर सकते थे, और इसी तरह से वो मंदिरों में नहीं जा सकते थे। अगर वो किसी रास्ते पर भी गुजरते, कोई स्पेसिफिक ऐसे रास्ते भी होते थे जहां से उनको अनुमति नहीं थी जाने की, तो ये सारी अनटचेबिलिटी का ही ये एग्जाम्पल थे। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद जो 17 है वो इस असपृश्यता का उन्मूलन करता है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, अनटचेबिलिटी हैज बीन डिफाइंड अंडर आर्टिकल 17, कि आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को डिफाइन करा गया है। देखो, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि असपृश्यता है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे रूप हो सकते हैं, ऐसे कोई डिफाइंड ये नहीं है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हमारा संविधान ऐसी कोई डेफिनेशन अनटचेबिलिटी की नहीं देता है। फिर है इट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट, ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है। देखो, ये स्टेटमेंट भी गलत है। स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टेट मतलब जो आर्टिकल 12 में दिया है ना स्टेट की डेफिनेशन, इसका मतलब वो है, मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, स्टेट गवर्नमेंट या फिर और कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन जो सरकार के द्वारा, सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल जो 17 है वो ना केवल स्टेट बल्कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति भी हो गया, उनके खिलाफ अगेंस्ट भी हमें प्रोटेक्शन देता है। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, मतलब ये जो आर्टिकल है वो किसके द्वारा इंप्लीमेंट होता है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, 1955 का सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, उसके द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और फोर्थ सही हो जाती है, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। आर्टिकल 17 स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन, और किसी भी तरह से अगर इसकी प्रैक्टिस है तो उसके लिए मनाही है। Untouchability has not been defined by the Constitution, but various court judgments have expanded its meaning. हालांकि हमारे संविधान ने इसको डिफाइन नहीं करा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ने और वेरियस कोर्ट्स ने टाइम टू टाइम जजमेंट देकर इसकी जो मीनिंग है उसको एक्सपांड करा है। ठीक उसी तरह से जैसे सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम आर्टिकल 21 को भी एक्सपांड करा है, आर्टिकल 19 को, तो इसी तरह से इट इज अवेलेबल अगेंस्ट बोथ द स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, मतलब ये स्टेट के खिलाफ भी, जो कि आर्टिकल 12 में जो सारे स्टेट की डेफिनेशन में दिया गया है वो, एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट कंटेन्स मैनी प्रोविजन फॉर दिस, तो उसमें इससे रिलेटेड काफी सारे प्रोविजन दिए गए हैं। आर्टिकल 17 ओनली स्टेट्स दैट द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस। तो आर्टिकल 17 में क्या दिया गया है कि अगर अनटचेबिलिटी को किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी माना गया तो वो एक ऑफेंस होगा, पनिशेबल ऑफेंस होगा इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, मतलब कानून की नजरों में वो एक अपराध होगा, एक दंडनीय अपराध होगा। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 कंटेन्स द डिटेल्ड प्रोविजंस फॉर दिस। 43rd क्वेश्चन, डार्क जीनोम ऑफन सीन इन द न्यूज रेफर्स टू, मतलब डार्क जीनोम जो कि अक्सर न्यूज में देखा जाता है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। 4 स्टेटमेंट है, उनमें से बताना है कि कौन सा इसको सही तरह से डिफाइन करता है या फिर इसके बारे में बताता है। पहला है दोज रीजन्स ऑफ डीएनए ऑफ विच वी हैव मिनिमल नॉलेज एंड हुज बायोलॉजिकल फंक्शंस आर नॉट नोन मच, मतलब दोज रीजन्स ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए जो होता है उसके अंदर ऐसे रीजन्स विच वी हैव मिनिमल नॉलेज, जिनके बारे में हमें बहुत कम ज्ञान है, एंड हुज बायोलॉजिकल फंक्शंस आर नॉट नोन मच, और उनके जो बायोलॉजिकल फंक्शंस है, उनके जो जैविक कार्य वो करते हैं, उनके बारे में ज्यादा जानकारी हमें नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट है डीएनए ऑफ माइक्रोब्स लिविंग इन हार्श एनवायरमेंट्स लाइक अंडर सी हाई प्रेशर कंडीशंस,
दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डीएनए ऑफ माइक्रोब्स, मतलब उन माइक्रोब्स के डीएनए जो कि बहुत ही हार्श एनवायरमेंट्स में, बहुत ही कठोर वातावरण में जो रह रहे हैं, जैसे कि अंडर सी, मतलब सी के बॉटम में वो रह रहे हैं, जहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशंस है, वहां पे वो माइक्रोब्स रह रहे हैं, तो उनके डीएनए को डार्क जीनोम बोलते हैं। फिर कहा गया है दो सीक्वेंसेस ऑफ अ डीएनए, मतलब डीएनए की वो सीक्वेंस विच हैव बीन अल्टर्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू अल्टर किया जा सके। फिर कहते हैं कि द अनअफेक्टेड डीएनए फाउंड इन द प्रिजर्व्ड डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, मतलब वो डीएनए जो कि अनअफेक्टेड है, अप्रभावित है, और किसके? प्रिजर्व्ड डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की वो बॉडीज, वो डेड बॉडीज जो कि संरक्षित रखी गई हैं, उनके अनअफेक्टेड डीएनए। तो इसका सही आंसर है ए, मतलब डार्क जीनोम डीएनए के वो रीजन्स होते हैं जिनके बारे में हमें कम नॉलेज होती है और जिनके जैविक कार्यों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अभी तक हम क्या जानते हैं कि जैसे कोई सेल होती है, सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि किससे बने होते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ डीएनए, ये क्रोमोसोम डीएनए के बने होते हैं, और फर्दर इसके अंदर स्मॉल स्मॉल सेगमेंट होते हैं। तो स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं? जीन्स, इनको जीन बोलते हैं, जो कि स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो जीन है वो एक डीएनए के अंदर अंदर होते हैं, लेकिन डार्क जीनोम क्या है? डार्क जीनोम मतलब वो जीनोम जो कि इस डीएनए से बाहर होते हैं, आउटसाइड द डीएनए। तो डीएनए आउटसाइड आर जीन्स आर कॉल्ड डार्क जीन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जो राज्यों में जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, राज्यों में जो लोक सेवा आयोग होते हैं, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट दी गई हैं, पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर करेक्ट, कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहली है 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन शुड बी पर्सन्स फ्रॉम एससी या फिर एसटी एंड ओबीसीज। मेंबर्स ऑफ द एसपीएससी कैन बी रिमूव्ड बाय द गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। देखो, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, हमारे संविधान के पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक। अब आप ये बोलेंगे कि इस पार्ट में और इन आर्टिकल्स में तो यूपीएससी से रिलेटेड प्रोविजंस है, तो हाँ, यूपीएससी से रिलेटेड प्रोविजंस भी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड प्रोविजंस भी सेम पार्ट और सेम आर्टिकल्स में है, ठीक है। तो इसमें स्टेट पब्लिक सर्विस इन आर्टिकल्स में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं। तो पहला पूछा है कि 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन शुड बी पर्सन्स फ्रॉम एससी एसटी एंड ओबीसी, मतलब कम से कम आधे व्यक्ति, 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन, मतलब इस कमीशन में जितने भी मेंबर्स होंगे उनमें से आधे शुड बी पर्सन फ्रॉम एससी एसटी एंड ओबीसी, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी, मतलब अदर बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड पर्सन होने चाहिए, व्यक्ति होने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। मेंबर्स ऑफ द एसपीएससी कैन बी रिमूव्ड बाय द गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। जिस स्टेट में वो मेंबर्स काम कर रहे हैं, जिस स्टेट के एसपीएससी के वो मेंबर्स हैं, उसका गवर्नर उन्हें रिमूव कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात ये है यहाँ पे कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स और इसका जो चेयरपर्सन है, उनकी अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करता है, लेकिन इसका रिमूवल प्रेसिडेंट के द्वारा करा जाता है, न कि गवर्नर के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नीदर 1 नॉर 2, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। A state public service commission consists of a chairman and other members appointed by the governor। मतलब जो चेयरमैन होता है और मेंबर्स होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, उनको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, गवर्नर अपॉइंट करेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन। और जो ये अदर मेंबर्स होंगे, इनकी संख्या कितनी होगी, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन, की कमीशन की कितनी स्ट्रेंथ होगी, कितने मेंबर्स होंगे, ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई नहीं है, बट हैज लेफ्ट द मैटर टू द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर। और गवर्नर के विवेकाधिकार पर इस मैटर को छोड़ दिया गया है कि गवर्नर डिसाइड करेगा कि कितने मेंबर्स उसमें होंगे। और सेम प्रोविजन यूपीएससी के केस में है, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में का जो चेयरमैन है और जो अदर मेंबर्स होंगे, उनकी संख्या कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। और स्टेट के केस में, स्टेट पब्लिक सर्विस के कमीशन के केस में, रिलेटेड स्टेट का गवर्नर डिसाइड करेगा। फर्दर, नो क्वालिफिकेशंस आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द कमीशंस मेंबरशिप। और इस कमीशन की मेंबरशिप के लिए, मतलब जो ये मेंबर्स होंगे, चेयरमैन और अदर मेंबर्स, इसके लिए क्या 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 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब्ड संविधान में नहीं करा गया है। एक्सेप्ट दैट, हालांकि एक प्रोविजन है, दैट 1/2 ऑफ द मेंबर्स, मतलब जितने भी मेंबर्स होंगे, मान लो 10 मेंबर है किसी एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में,
तो उनमें से 5 मेंबर्स कम से कम ऐसे होने चाहिए हु हैव हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, मतलब जिन्होंने कम से कम 10 साल तक काम करा हो। कहाँ पे? अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, या तो किसी राज्य सरकार के अंदर या फिर भारत सरकार के अंडर में, जिसने कम से कम 10 साल तक काम करा हो। आधे व्यक्ति ऐसे होने चाहिए। इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो अथोराइजेज द गवर्नर टू डिटरमाइन द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन। एक तो गवर्नर ने क्या करा? अपॉइंटमेंट करी। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की अपॉइंटमेंट गवर्नर द्वारा की जाती है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ने इन चेयरमैन की और जो मेंबर्स हैं उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस, मतलब उसकी क्या सेवा शर्तें होनी चाहिए, कितने साल तक टर्म ऑफ एंड कंडीशन होनी चाहिए, कितने टर्म ऑफ सर्विस होनी चाहिए, वो पावर किसको दी है? गवर्नर को दी है। तो दूसरी ये इंपॉर्टेंट बात है, एक तो अपॉइंटमेंट हो गई और दूसरा डिटरमाइन द कंडीशंस ऑफ सर्विस, किसकी? चेयरमैन की और मेंबर्स की ऑफ द कमीशन, रिलेटेड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, मतलब जैसे हम 6 ईयर और जो 62 ईयर्स पढ़ते हैं कि इनकी जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 6 ईयर्स या 62 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, ये होगी, वो संविधान में मेंशन नहीं है। ऑल्दो द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ एन एसपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, तो हमने देखा यहाँ पे कि अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं? गवर्नर के द्वारा। दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट एंड नॉट बाय द गवर्नर, उन्हें प्रेसिडेंट रिमूव करेगा, ना कि गवर्नर। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम ऑन द सेम ग्राउंड्स and in the same manner as he can remove a chairman or a member of the UPSC। तो again very important कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को और मेंबर्स को ठीक उसी तरह से रिमूव करा जाएगा जैसे कि यूपीएससी के चेयरमैन को और मेंबर्स को रिमूव करा जाता है। यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को कैसे रिमूव करा जाता है? इन्हें प्रेसिडेंट ही रिमूव करता है, लेकिन इसके क्या क्या आधार होते हैं, जैसे कि इंसॉल्वेंसी हो गया, या फिर इंसॉल्वेंट हो जाते, जैसे कि इंसॉल्वेंसी हो गया, मिसबिहेवियर हो गया, या फिर इन्फर्मिटी ऑफ माइंड भी एक आधार है जिसके बेसिस पर इन्हें रिमूव किया जा सकता है। या फिर कोई पेड एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई पेड एम्प्लॉयमेंट में ये इन्वॉल्व है, तो ये आधार होते हैं जिनके बेसिस पर इन मेंबर्स को और चेयरमैन को रिमूव करा जाता है। लेकिन एक शर्त ये होती है कि इन आधारों को कहाँ पे इंक्वायरी इनकी होगी? सुप्रीम कोर्ट इंक्वायर करेगा। तो गवर्नर के द्वारा 3 कार्य, जैसे अपॉइंटमेंट पहली, तो दूसरा स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन, ये काम भी कौन करेगा? गवर्नर ही करेगा। थर्ड, कंडीशन ऑफ सर्विस, जो एसपीएससी के मेंबर और चेयरमैन है उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस को भी कौन डिटरमाइन करता है? गवर्नर। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट से रिलेटेड सिर्फ एक ही प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट जो है इसको रिमूव करे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पर अपना सुझाव जरूर दें और हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको फॉलो करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 45वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस या कमिटीज एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द क्राइटेरिया फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स? धार कमीशन, जेवीपी कमेटी, फजल अली कमीशन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर है ये बताना है। देखो, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स और जो प्रोविंसेस थे उनको इंटीग्रेट करना था। तो किस बेसिस पर उनको इंटीग्रेट करा जाए? तो बहुत सारे क्षेत्रों से ये डिमांड हो रही थी कि लैंग्वेज को बेसिस बनाया जाए, लैंग्वेज के आधार पर रीऑर्गेनाइज करा जाए स्टेट्स को। कुछ कमेटीज और कमीशन गठित करे गए, जैसे कि धार कमीशन, जो कि जून 1948 में इसको गठित करा गया था, लेकिन लैंग्वेज को इसने बेस नहीं माना, इसने लैंग्वेज को बेसिस नहीं माना। और धर कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी कि एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर इन स्टेट को रिऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, ना कि लैंग्वेज के बेसिस पर। दिसंबर 1948 में अगेन जेवीपी कमेटी को गठित करा गया। जेवीपी, इसमें 3 मेंबर्स, जैसे कि जो 3 मेंबर्स थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और P4 पट्टाभी सीतारामैया। तो ये 3 थे, इसलिए इसका नाम जेवीपी था। तो अगेन इस कमेटी ने लैंग्वेज को रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का बेसिस नहीं माना और उसको खारिज कर दिया, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। फिर अगेन एक फजल अली कमीशन नियुक्त करा गया दिसंबर 1953 में। तो इस कमीशन ने लैंग्वेज को बेसिस माना था, लेकिन इन्होंने 1 स्टेट 1 लैंग्वेज का जो क्राइटेरिया था ना, उसको रिजेक्ट कर दिया था। थर्ड स्टेटमेंट सही है, फजल अली कमीशन इसका सही उत्तर है। तो थर्ड ओनली। बोथ द धर कमीशन एंड जेवीपी कमिटी रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर द रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। फजल अलीज कमीशन, जो कि दिसंबर 1953 में गठित करा गया था, broadly accepted language as the criteria. However, it rejected 1 language 1 state policy, लेकिन इन्होंने 1 language और 1 state policy को रिजेक्ट कर दिया कि जितनी लैंग्वेज होंगी उतने ही स्टेट होंगे।